ये आप लोगों का क्लास 12th इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों का क्लास 12th इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू पूछा जाता है और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट, हम आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 120 120 एमसीक्यू बता रहे हैं। अगर आप इन एमसीक्यू को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, हर एक क्वेश्चन समझते हो, हम जो पीडीएफ देंगे वो आप करते हो, तो इससे बाहर आपके एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर चाहे आप कल एग्जाम देने जा रहे हो, परसों एग्जाम देने जा रहे हो या किसी भी दिन, आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई भी साल एग्जाम देने जा रहे हो, आपका अगर क्लास 12th में इकोनॉमिक्स है और एमसीक्यू पूछता है, तो ये जो 120 बिट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये जरूर करना। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपको ये वीडियो देखना है, करना है। ठीक है, इससे पहले हम 100 एमसीक्यू का वीडियो डाल चुके थे, 100 का 2 वीडियो डाले थे, 150 एमसीक्यू का 1 वीडियो डाले थे और ये लास्ट वीडियो होने वाला है 120 एमसीक्यू का। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में हम लिंक देते जाएंगे, इसको देखने के बाद उसको देख लेना। बस यही 2 से 3 वीडियो आपको देखना है, जिससे बाहर 100% आपका एमसीक्यू आएगा, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और आप भी एक बार हमको नीचे कमेंट करके बताना, तो आप लोगों का 120 एमसीक्यू में कितना एमसीक्यू सही हुआ, कमेंट करके बताना। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बाय हुम वाज द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रेजेंटेड? तो कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि गणनवाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा बताया गया है। लेकिन अगर पूछता ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्या पूछता बाबू लोग? ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर क्रमवाचक सिद्धांत पूछता, तब आप बोलते हिक्स और एलन। क्रमवाचक हिक्स और एलन, ठीक है, नाम याद रखना। कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल, ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स और एलन। गणनवाचक सिद्धांत मार्शल और क्रमवाचक सिद्धांत हिक्स और एलन ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? इन विच टाइम पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल? यानी कौन सा टाइम पीरियड में प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो भी साधन लगाते हैं, जो भी वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो ये दीर्घकाल में होता है, लॉन्ग रन में होता है। ठीक है, उदासीनता वक्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व। हम कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र इस तरीके का होता है, और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, यानी मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। राइट आंसर होगा। और बोलेगा अगर कॉनकेव क्या होता है, अगर बोलेगा कॉनकेव क्या होता है, तो कॉनकेव बोलना बाबू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव होता है, यानी कि अवनतोदर होता है। ये दोनों ड्राइंग हम बता दे रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो होने वाला है, इसलिए अच्छा से सारा चीज को करते जाना। बोल रहा है क्वेश्चन पे, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट आर दोज गुड्स कॉल्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर? एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाएगा, जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाएगा। ठीक है, चाय और कॉफी एक दूसरे के बदले में, तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक, कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं, ऐसे वस्तु बोलते हैं जो एक साथ यूज में लाया जाता है, जैसे चाय और चीनी। जैसे कि मान लो चाय और चीनी हो गया, ठीक है, पेन और पेपर हो गया, गाड़ी और पेट्रोल हो गया, ये सब। और आरामदायक कंफर्टेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि महंगा मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। और आवश्यक वस्तुएं नेसेसरी गुड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर पे बोल रहा है, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 होता है। भूमि यानी लैंड होता है, श्रम यानी लेबर होता है, पूंजी यानी कैपिटल होता है, ये सब होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है, एमआर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंट एज। तो मार्जिनल रेवेन्यू का हम लोगों का फॉर्मूला होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा या लेमडा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली? एकाधिकार का कौन विशेषता नहीं है? ठीक है, चलो देखते हैं एकाधिकार का इनमें से कौन विशेषता हम लोगों का नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एक क्रेता और अनेक विक्रेता होता है, वन बायर एंड मेनी सेलर। नहीं, ये गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि इसमें बेचने वाला एक होता है, यानी कि सेलर एक रहेगा, बायर बहुत रहेगा। निकट प्रतिस्थापन का अभाव होता है, लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये सही बोल रहा है। नए फार्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फार्म, सही बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ए गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर एक चीज एकदम डिटेल्ड में अच्छे से बताने वाले और काफी शानदार 120 एमसीक्यू होने वाला है, आप लोग ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना। पूर्ति बेरोजगार होती है, सप्लाई इज इन इलास्टिक, यानी कि किस तरीके के समय में जब हम लोग बाजार में किसी वस्तु का पूर्ति करते हैं तब वो जो है वो हम लोग बेरोजगार रखते हैं, मतलब पूर्ति में बहुत ज्यादा चेंजेस करना नहीं चाहते हैं, तो अति अल्पकाल में यानी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बहुत छोटा समय के लिए बाजार में पूर्ति करने जाएंगे यानी सप्लाई करेंगे तो हमको चाहेंगे हम कि उन चीजों में हम बदलाव ना करें। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन फैक्टर नहीं है, कौन नहीं है? तो देखो भूमि यानी कि लैंड तो होता है, श्रम यानी लेबर तो होता है, मुद्रा यानी मनी नहीं होता है, पूंजी यानी कैपिटल होता है, तो कौन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज वर्ड माइक्रो डिराइव्ड? तो माइक्रो और मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और माइक्रो और मैक्रो को जो है वो रेगनर फ्रिस ने बांटा था। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बांटा था, याद रखना, रेगनर फ्रिस ने। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ विच फैक्ट? तो बेसिकली जो आर्थिक समस्या है वो मूलतः हम लोगों का चुनाव की समस्या होता है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। 14 का राइट आंसर ए होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी? अब देखो हम अगर क्वेश्चन ट्रिक समझाए ना तो यहाँ पे बोल रहा है आंसर, क्वेश्चन में बोला है आर। अब अगर आर होगा तो कोई एक आंसर तो नहीं होगा, तो ऐसे में अगर आपको ऑप्शन सी में बोथ दिखे या ऑप्शन डी पे ऑल ऑफ दिस दिखे तो ऑल ऑफ दिस को मार करके चुपचाप निकल जाना, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे 16 नंबर। उपयोगिता को मापा जा सकता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो उपयोगिता को जो है वो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, थ्रू मनी। और ये किसने कहा था? ये हम लोगों का मार्शल ने कहा था। किसने कहा था बाबू लोग? ये बात जो है वो मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी को जो है वो मुद्रा में यानी कि मनी में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है? तो गोसेन का जो पहला नियम था वो था उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोसेन का पहला नियम था। और गोसेन का दूसरा नियम बोल रहा है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम लोगों का गोसेन का दूसरा नियम होता है। क्लियर बात है? पहला नियम भी बता दिए, दूसरा नियम भी बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। When a change in the price of goods X affect the demand of goods Y, then its demand is called। यानी दो सामान है X और Y, ठीक है, कौन सा? X और Y। और मान लो कि गुड्स X का कीमत बढ़ गया, गुड्स X का प्राइस बढ़ा, लेकिन उसके वजह से गुड्स Y का डिमांड इफेक्ट हो रहा है। तो गुड्स Y का तो कोई लेना देना था नहीं, लेकिन गुड्स X का कीमत कम या ज्यादा हुआ, उससे गुड्स Y का डिमांड कम या ज्यादा हो गया, तो ऐसे डिमांड को बोलते हैं, ऐसे मांग को बोलते हैं तिरछी मांग, यानी कि क्रॉस डिमांड। क्रॉस कनेक्शन लग गया, क्या लग गया? क्रॉस कनेक्शन लग गया। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। तो उत्पादन फलन में उत्पादन जो है वो हम लोगों का उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। किसका बाबू? उत्पत्ति के साधनों का, यानी प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन का फंक्शन है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉनेटरी कॉस्ट? अच्छा, मौद्रिक लागत में ना तीन चीज आता है, एक आता है हम लोगों का व्यक्त लागत,
एक आता है हम लोगों का अव्यक्त लागत और सामान्य लाभ, यानी जो मॉनेटरी कॉस्ट है उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है और नॉर्मल कॉस्ट, ये तीनों आता है। तो राइट आंसर हम लोगों का बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब तो बड़ा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब तो बड़ा होता है ना। आय एवं रोजगार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रास्फीति, जनरल प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, सब। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सबके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड। अगर हम लोग का कैपिटल था, पूंजी था, अब अगर वो पूंजी हम लोगों का बढ़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी निर्माण हुआ, यानी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। और अगर पूंजी घट गया तो उसको बोलते हैं कैपिटल डेप्रिसिएशन, यानी पूंजी ह्रास, या पूंजी को अगर प्रयोग करेंगे तो। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फ्लो। फ्लो का मतलब है कि वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, एक जगह से दूसरी, मतलब वो चलते रहेगा। उपभोग यानी कंजम्पशन हमेशा होते रहेगा, आय यानी इनकम आते जाते रहेगा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हम करते रहेंगे। तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये सब ही जो है वो घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट बोल रहा है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड। देखो, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है वो हम लोगों का प्राइमरी क्षेत्र में आता है। खुदरा व्यापार, रिटेलर, ये नहीं आता है। लघु इंडस्ट्री ये भी नहीं आता है, यातायात भी नहीं आता है। तो प्राइमरी सेक्टर बोला तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कई बार आप लोगों को पढ़ाए हैं। एनएनपी एमपी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एनएनपी एमपी विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? फॉर्मूला पूछ रहा है कि एनएनपी एमपी को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पता है ना, एनएनपी एमपी को निकालने का फॉर्मूला होता है जीएनपी एमपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट, यानी कि जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, घटा देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं और नेशनल इनकम में सबको जोड़ते हैं, लगान से मिला पैसा, मजदूरी वेतन से मिला पैसा, ब्याज से मिला पैसा, लाभ से मिला पैसा, रेंट से, वेजेज से, सैलरी से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, सबसे मिला पैसा को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हम लोगों का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र भी आता है, सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र भी आता है, टेरिटरी यानी कि तृतीय क्षेत्र भी आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, बोर होने का जरूरत नहीं है, आप लोग अपने एग्जाम के लिए लास्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट टाइम, इसलिए प्योर डेडिकेशन, प्योर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना। इधर उधर माइंड भटकाने का जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप करके जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, मेहनत रहेगा, एग्जाम आपका उतना शानदार जाएगा। बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में किसको कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स। हाँ, पुराने सामानों का जो खरीदना बेचने से पैसा होगा उसको शामिल नहीं करेंगे, सही बात है। मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएटरी गुड्स, हाँ, इंटरमीडिएटरी गुड्स को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज। अब देखो, ध्यान से इस बात को समझो। हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि हमारा जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसको बनाया गया था 1935 को, बनाया गया था 1935 को। लेकिन उस समय ये नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि केंद्र सरकार का बैंक थोड़ी था। केंद्र सरकार का बैंक उस समय नहीं था, हम लोगों का देश आजाद हुआ 1947 को। तो जो नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का, वो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 को। डेट याद रखना, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को हुआ था। और जब ये नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और जब ये नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक बन गया, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा इसको मिल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है किन्स के अनुसार
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? अकॉर्डिंग टू किन्स, वेयर विल द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बी एस्टेब्लिशेस इन द इकोनॉमी। यानी किन्स का मानना था कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो वहां होगा जहां एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति के बराबर हो। तो राइट आंसर यहां हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जहां पे एडी बराबर होगा हम लोगों का एएस का, वहां इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा? बाय व्हाट नेम हैज किन्स कॉल्ड द कंडीशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो किन्स ने ये कहा कि जब कभी भी डिफिशिएंट डिमांड होगा, जब डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो उसको अपूर्ण रोजगार संतुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है किन्स के अनुसार। 32 नंबर क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? व्हाट इज पंजाब नेशनल बैंक एमोंग द फॉलोइंग। तो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी जो है वो इंडिया के बाकी व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंकों का तरह ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साख मुद्रा का विस्तार कहाँ होता है जब नगद कोष अनुपात। बोल रहा है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, क्रेडिट मनी एक्सपेंड व्हेन सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी सिंपल बात है कि सीआरआर को क्या करेंगे, जिससे साख मुद्रा का विस्तार होगा। इसका मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक है यानी कि व्यापारिक बैंक है, उन सारे बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो ये तब होगा जब आरबीआई सीआरआर को घटा दे। क्या कर दे? घटा दे, यानी कि डिक्रीज कर दे। सीआरआर जितना कम होगा उतना आरबीआई अपने पास कम पैसा रखेगा और कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वेयर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज इन इंडिया। तो इंडिया में जो कमर्शियल बैंकों है उसका नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ। सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 को हुआ था और दूसरा नेशनलाइजेशन 1980 को हुआ था। ठीक है, आया। जो हम लोगों का 1969 था उस समय हम लोगों का 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और 1980 में 6 बैंकों का शायद हुआ था, 6 या 8 बैंकों का। ठीक है, 6 या 8 बैंकों का, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं अभी। 6 या 8 बैंकों का नेशनलाइजेशन उस समय किया गया था। ठीक है, आगे मुद्रा पूर्ति का नियमन करता है। हु रेगुलेट द मनी सप्लाई। इंडिया में मुद्रा पूर्ति का नियमन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। कौन नियमन करता है इसको? आरबीआई चलाता है। ठीक है, चलो आगे। प्राथमिक घाटा को व्यक्त किया जाता है, प्राइमरी डिफिशिएट इज एक्सप्रेस्ड एज। जो प्राथमिक घाटा है उसको कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ एक्चुअल में ना प्राइमरी डिफिशिएट यानी प्राथमिक घाटे को ना निकालने का फॉर्मूला होता है। हम थोड़ा सा फॉर्मूला डालना भूल गए, माइनस छूट गया। तो फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, मतलब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो ढूंढो तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ऑप्शन सी होगा। फिक्सल डिफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम माइनस डालने भूल गए थे। निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स रिसिप्ट। यानी इन चारों में से किसको जो है हम लोग टैक्स का कैटेगरी में नहीं रखेंगे? आयकर इनकम टैक्स टैक्स होता है, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स होता है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है, फीस ये टैक्स नहीं होता है क्योंकि ये तो एक तरीके का फाइन है। क्या है? एक तरीके का ये फाइन है। ठीक है, ये नहीं होगा, फीस ये नहीं होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है निम्न में से असंतुलित बजट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस बजट। तो अनबैलेंस बजट जो है वो 2 गो होता है, यानी कि अगर वो सरप्लस बजट है तो भी अनबैलेंस है, डिफिशिएंट बजट है तो भी अनबैलेंस है। तो सी राइट आंसर होगा। असंतुलित बजट 2 होता है, अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट। ठीक है, दोनों, सी राइट आंसर होगा। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द टैक्स सिस्टम कोल्ड इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। सिंपल बोल रहा है कि अगर मान लो आपका इनकम, अगर आपका आय बढ़ रहा है लेकिन आपका जो टैक्स का रेट है वो टैक्स का रेट कम हो रहा है, मतलब आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप कम टैक्स भर रहे हो, तो ये जो है ये किस तरीके का टैक्स कहलाता है? तो बहुत सिंपल है, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसको बोला जाता है प्रतिगामी कर प्रणाली यानी कि रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं।
ठीक है, जहां उल्टा होता है, इनकम बढ़ते जाएगा तो टैक्स घटते जाएगा। अब चलो 40 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इंक्लूडेड अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग जो है वो दृश्य मद यानी विजिबल आइटम को भी दिखाते हैं, यानी बात हो रहा है बीओपी का, दृश्य मद यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल को भी, दृश्य को भी दिखाते हैं, अदृश्य को भी दिखाते हैं, पूंजी अंतरण सबको, विजिबल आइटम भी दिखाते हैं, इनविजिबल आइटम भी, कैपिटल ट्रांसफर यानी सबको दिखाएंगे। हम लोगों का ऑप्शन डी आंसर होगा। तो 40 क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही 40-40 एमसीक्यू का हम आप लोगों को और 2 सेट अभी बताने वाले हैं। चलो तो फिर अब हम लोग जो है वो सेट 2 इसका स्टार्ट करते हैं, यानी हम 40-40 एमसीक्यू आप लोगों को जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हम लोगों का 40 एमसीक्यू हुआ, यहाँ 40 का 40 एमसीक्यू जो भी हम ऊपर में पढ़ाए हैं, यहाँ उन सबका स्क्रीनशॉट हम लिख करके रख दिए हैं। मतलब आंसर की दिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अगर उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन के साथ है। हाँ जानते हैं सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन दिल छोटा नहीं करो ना। इसके बाद जो 40-40 एमसीक्यू का 2 सेट है ना, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो तो अब सेट 2 में आते हैं। 40 क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वैसे ही करते जाएंगे जैसे अभी वो 40 क्वेश्चन किए। ठीक है, देखो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 गो होता है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहां से देखो 3 में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है किसके लिए उत्पादन करे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और बाकी ये जो 3 गो है ये उत्पादन यानी कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घा देखो, का मतलब ए, खा का मतलब बा बी, गा का मतलब सी और घा का मतलब डी, ए बी सी डी, इतना तो भाई हम सबको पता होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी? यानी यहाँ से कौन सा वो चीज है जिसके बढ़ने या घटने से हम लोगों का डिमांड में यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? चलो देखते हैं। वस्तु की कीमत, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो डिमांड तो बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल चेंज होगा। संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, उसका रिलेटिव गुड्स का कीमत ऊपर नीचे होगा तो डिमांड जरूर होगा। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम कम ज्यादा होगा तो डिमांड तो कम ज्यादा होगा ही। साधन की कीमतों में परिवर्तन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो फैक्टर है वो फैक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे उस गुड्स का कॉस्ट चेंज होगा, डिमांड नहीं चेंज होगा। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? इन विच इकोनॉमी आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स सोल्व बाय मार्केट फोर्सेस? यानी किस तरीके का बाजार में जो भी समस्या होता है उन समस्याओं को बाजार के द्वारा दूर किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में वो होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर परिवर्तित होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? यानी ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से लेफ्ट टू राइट गिरता है ना भाई, पीपीसी कर्व, यानी ऐसा होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तकनीकी विकास होता है, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तब जाके ये चीज ऐसा मेरा होता है। ठीक है, आगे किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द चेंज कॉल्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी? तो जब कभी भी एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग किए उससे जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए नहीं सुनते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन होता है ना। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी। हम कई बार आप लोगों को इस चीज को हम ग्राफ में समझाए हैं, एक लास्ट टाइम और समझ लो। ये हम लोगों का होता है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो बोल रहा है कि टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता अधिकतम तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उदासीनता वक्र का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उदासीनता वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इंडिफरेंस कर्व। चलो देखते हैं कौन सा कथन असत्य होगा। पहला पहला कथन बोल रहा है उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। सही बात है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सही बात है। उदासीनता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो नोन एज आइसो सेटिस्फेक्शन कर्व। सही बात है। जब सही बात है तो दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरेस्ट ईच अदर। ये गलत बोल रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। अगर हम आप लोगों को रुको अगर यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाएं तो देखो इस तरीके से उदासीनता वक्र का ड्राइंग बनता है। जितना बनेगा ऐसे बनेगा, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा ये। तो ऑप्शन डी ये गलत बोल रहा है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स को बोलते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाता है। एक दूसरे के साथ चाय और कॉफी, टी और कॉफी कंप्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है मेरे लिए, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु है। पेप्सी और मिरिंडा यानी कि पेप्सी और मिरिंडा ये भी तो हम लोग का है, ये पियो नहीं तो ये पियो। सोप और डब, लक्स साबुन और डब साबुन ये भी तो मेरे लिए सप्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कार और पेट्रोल ये दोनों एक साथ यूज में लाया जाएगा तो ये मेरे लिए कंप्लीमेंट्री गुड्स है। कार और पेट्रोल, गाड़ी और पेपर, सॉरी कार और पेट्रोल, पेन और पेपर, चाय और चीनी ये सब मेरे लिए कंप्लीमेंट्री गुड्स है जो एक साथ यूज में लाया जाएगा। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। ये मीनिंग है प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से होता है। रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू विच फैक्टर। ये लॉन्ग रन दीर्घ काल से होता है। किससे होता है? दीर्घ काल से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो जॉन मेराड किन्स यानी कि J.M. किन्स है। अब आप हमको ये बताओ कि उन्होंने ये पुस्तक को कौन से साल में लिखा था। नीचे हमको कमेंट करके बताओ। हमको देखना है कि कितना स्टूडेंट सीरियस होके पढ़ रहे हो। नीचे कमेंट करके बताना हमको। बोल रहा है यदि किसी वस्तु की मांग एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी कि इस तरीके से ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर मांग है, तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। इफ द डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब यहाँ पे देखो क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन उसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कीमत स्थिर है लेकिन मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों का देखो ये कर्व यहाँ टच हो रहा है ना, मतलब कि जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को वो छुएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत यानी कि इन्फिनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनाइट यानी कि अनंत बोला जाता है। ठीक है। चलो आगे आते हैं। फॉर्मूला पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हम पढ़ाए है ना एक फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के बारे में बोल रहा है ना हम लोगों का। देखो एसी मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, तो आप याद रखना एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ढूंढो तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी में है, सही है। अच्छा कुछ कुछ और फॉर्मूला लिख लो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये फॉर्मूला को भी आप याद रखोगे। ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला था हम बता दिए। चलो जी आगे बढ़े अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर देयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम लोगों का क्या होगा। स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए और बी दोनों। हाँ दोनों, ए और बी दोनों। फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर दोनों होगा। क्यों?
क्योंकि अल्पकाल में शॉर्ट पीरियड में जब प्रोडक्शन करते हैं तो एक साधन को हम लोग स्थिर और बाकी को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर। एआर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हाउ इज एआर प्रेजेंटेड, फॉर्मूला पूछ रहा है एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, आगे अच्छा टोटल डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू, तो ये होगा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। ठीक है, चलो बोल रहा है कि किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, विच मार्केट इज द एआर कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस तरीके से एक्स अक्ष के समानांतर होता है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, और ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है, आगे पूर्ण प्रतियोगिता में एआर तथा एमआर के बीच संबंध पाया जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर इन परफेक्ट कंपटीशन, तो एआर एमआर का क्या होता है, बराबर होता है। अभी तो समझा है ना, इस तरीके से होता है हम लोगों का, यहाँ एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उत्पाद किस बाजार की विशेषता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ विच मार्केट, किस बाजार में एक समान वस्तुओं यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। याद रखना, किस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो होता है ये हम लोगों का आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। विविधीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ विच मार्केट, मतलब किस तरीके का बाजार में जो है वो अलग अलग दाम हम लोगों को देखने मिलेगा, अलग अलग सामान का अलग अलग दाम, तो ये एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा दाम रहेगा, एक जैसा सामान एक जैसा दाम। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एट व्हाट स्टेज डज द रेशनल प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस, तो ये उत्पादन के दूसरे स्तर तक उत्पादन करना चाहेगा। दूसरे स्तर मतलब देखो, शुरू में क्या होता है, शुरू में औसत लागत घटता है यानी एवरेज कॉस्ट घटता है, सेकंड में कांस्टेंट रहता है और फिर ये बढ़ने लगता है। तो जब तक एवरेज कॉस्ट घट रहा है यानी औसत लागत घट रहा है वो प्रोडक्शन करेगा, कांस्टेंट है तो भी करेगा, लेकिन जब वो बढ़ने लगेगा ना तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। या तो फिर ऐसे समझ लो, जब तक प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो भी करेगा, लेकिन जब प्रोडक्शन घटना स्टार्ट करेगा तो वो नहीं करेगा, यानी दूसरा लेवल तक ही जो है वो प्रोडक्शन करना चाहेगा। फॉर्मूला पूछ रहा है जी, ए जी फॉर्मूला पूछ रहा है, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, ये हम आप लोगों को ना कई बार पढ़ाए हैं। ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो एक फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें, एक मिनट रुको, फॉर्मूला क्या होगा, एक सेकंड देना हमको। जब हम लोग एक फॉर्मूला, अच्छा ऑप्शन से पकड़ना है ना, तो ऑप्शन से पकड़ेंगे तो जब हम लोग जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जी सही है। देखो जीडीपी का मतलब है कि जब हम लोग एनडीपी में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, और अगर पूछा कि एनडीपी क्या होता है तो एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी से क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को। तो ऑप्शन से पकड़ना था ना, तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हम लोगों का सही है। क्या सही है, सी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीट, यानी कि गेहूं एन इंटरमीडिएट गुड्स, तो चपाती बिस्कुट ब्रेड सब बनाने में ये इंटरमीडिएट गुड्स का काम करता है। क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों का, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमिक, देखो राष्ट्रीय आय का मतलब बोल रहा है पूरे देश का आय, तो देश पूरे देश का बात होगा तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी पढ़े थे हम लोग, किसके द्वारा, रेगन जे जॉन मेराड किन्स यानी कि जे एम किन्स के द्वारा लिखा गया था। फिर पूछ रहे हैं कौन सा साल उन्होंने ये किताब को लिखा था, ये जरूर बताना। और महामंदी कौन सा जी, महामंदी इकोनॉमिक क्राइसिस किस साल आया था ये भी बताना। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन जीडीपी बी कैलकुलेटेड,
तो जीडीपी निकालने का 3 मेथड होता है। पहला मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडेड मेथड, जिसको उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड या हाँ प्रोडक्शन मेथड। ये आय विधि इनकम मेथड ये भी होता है। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड ये भी होता है। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। चलो देखते हैं, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। इनमें से कौन सा काम आरबीआई नहीं करता है। मुद्रा निर्माण यानी इशू ऑफ करेंसी, ये तो आरबीआई करेगा। स्टॉक नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल ये भी करेगा। जनता से जमा स्वीकार करना एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक ये नहीं करेगा। सरकार का बैंक बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ये करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इन इंडिया इज। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक होता है वो हम लोगों का आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसको 1935 को बनाया गया था। निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। विच इज मोस्ट लिक्विडिटी मनी अमोंग ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे लिक्विडिटी मनी जो होता है हम लोगों के लिए वो होता है M1। कौन होता है बाबू लोग, M1 सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है एमपीसी प्लस एमपीएस को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, अच्छा है। बोल रहा है किसी अगर एमपीसी 0.2 है तो के का वैल्यू बताओ, मल्टीप्लायर क्या होगा। तो हमको पता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हम लोगों का होता है। ये फॉर्मूला हम कई बार पढ़ाए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1/1 माइनस एमपीसी है 0.2। इसका मतलब है कि 1/1 माइनस मतलब 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आएगा। इसका मतलब है कि 1 बाय ये जो 0.8 है जब ये उड़ेगा तो ऊपर 10 बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 10/8 हो गया। अब अगर इसको मान लो छोटा करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 10 को 8 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 10 को 8 से डिवाइड कर देना, तो 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.25 आएगा। 1.25 कहाँ है ऑप्शन में, मतलब 1.25 आएगा। ठीक है, तो 1.25 ऑप्शन नंबर ए में है। और एक फॉर्मूला और बता दे रहे हैं, अगर इसी के जगह अगर एमपीएस रहता तो फॉर्मूला होता के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखोगे, इसको भी, और इस ऊपर वाला फॉर्मूला जो बताएं उसको भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, सॉरी जी, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है। उपहार कर गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। संपत्ति कर वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हम लोगों का यानी कि जीएसटी ये हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर होता है। आयकर डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है उसको राजस्व व्यय यानी कि व्यय ज्यादा किया है प्राप्ति कम किया है तो वो राजस्व घाटा हुआ यानी रेवेन्यू डेफिसिएट होता है। रेवेन्यू डेफिसिएट यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू कम है। पेंशन एवं रोजगार भत्ते देश है। पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर। तो ये जो होता है ये हस्तांतरण आय यानी ट्रांसफर इनकम होता है। जैसे सरकार नहीं देखते हैं वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, विकलांग पेंशन देता है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देता है। हालांकि छात्रवृत्ति तो सरकार खा के रख दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं। हाउ मेनी सेंट्रल बैंक आर देयर इन ए कंट्री। तो किसी भी देश के पास एक केंद्रीय बैंक है। बस पता है अमेरिका, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका अमेरिका के पास पता है 12 गो केंद्रीय बैंक है। भारत के पास और बाकी देशों के पास एक ही केंद्रीय बैंक है। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो ये आर बोला तो हम अभी ट्रिक समझाए थे, बी में बोथ मिले सी में बोथ मिलेगा तो मार देना। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल है। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में 1 रुपया का नोट जारी करती है। हु इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया। भारत में जो 1 रुपया का नोट है वो कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है भारत का वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का इसमें
बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? चलो देखते हैं। उत्पादन कर यानी एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर ये हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स होता है। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भत्ता, ये हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और सेल भी इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट टैक्स होगा उपहार कर। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहां हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा है, गुणांक किसके बराबर होता है? द मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर यानी के जो होता है, विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन, चेंज इन द इनकम एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हम लोगों का होगा। 1 रुपये के नोट के अलावे अन्य नोटों को जारी करता है, हु इशू नोट्स अदर देन द 1 रुपी नोट। तो भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सारा नोट आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आर बोला तो आर बोला तो मारो ना, घा को मार के, यानी कि बोथ है तो बोथ को मार के निकल जाओ, उतना क्या टेंशन। तो ये हम लोगों का टोटल 40 + 40 यानी टोटल हम लोगों का 80 एमसीक्यू हो गया, और 40 एमसीक्यू अभी पढ़ेंगे। ऊपर जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं ये रहा उसका आंसर की हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन जानना है या डाउट है कि सर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं बता दिए, तो आपको अगर उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यू कैन रीड इट, आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट सेट आते हैं, सेट 3, और इसमें से ई करने के बाद हम लोगों का 120 नंबर यानी 120 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटा छोटा व्यक्तिगत चीजों के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे चर स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है, सम विच्छेद सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटीज आल्सो नोन एज। हम लोग अभी पढ़े थे ना, हम लोग का गोसेन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो ये जो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग वक्र का ढाल होता है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। एक जो मांग वक्र होता है उसका ढाल कैसे होता है? तो मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, इस तरीके से होता है मांग वक्र का ढाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती? फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स डज डिमांड नॉट डिक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीज। अगर कीमत बढ़ भी रहा है तो अभी उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो डिमांड नहीं बदलेगा, तो वो अनिवार्य वस्तुएं यानी एसेंशियल या नेसेसरी गुड्स होता है। ठीक है, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो मार्शल ने ही इसके बारे में बताया था, और मार्शल ने ही कहा था कि कीमत वहां निर्धारण होगा जहां किसी वस्तु का मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, उसी जगह कीमत निर्धारण होगा। और समय तत्व के बारे में भी मार्शल ने ही बताया था। मैक्रो किस भाषा का शब्द है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड मैक्रो ड्राइव्ड? ग्रीक भाषा, एक मिनट जर्मन को टिक मार दें, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो वस्तुओं का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आता है। बाकी ये 3 चीज जो है वो तृतीय क्षेत्र में मेरा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसका शेप कैसे होता है? ये रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला यानी आयताकार, अति परवलयीय। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? इफ ए कंज्यूमर स्पेंड्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन ए गुड्स, व्हाट विल बी द डिमांड फॉर दैट गुड्स? यानी अगर वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो उस गुड्स को खरीदने में लगाता है तो उसमें तो चेंज ना के बराबर होगा। यदि एक उपभोक्ता एक मिनट, हाँ, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग कैसी होगी? पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार नहीं होगा, सापेक्ष बेलोचदार नहीं होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक परफेक्ट नहीं होगा, हाँ सापेक्ष लोचदार हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्पकाल में औसत लागत वक्र होता है। द शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू आकार का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता फार्म के लिए एआर एमआर में क्या संबंध होता है? अभी तो बताएं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर एमआर का क्या होता है? बराबर होता है। एआर बराबर होता है एमआर का, इस तरीके का एआर बराबर होता है हम लोगों का एमआर का। ठीक है, ए देखो अब हम लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है अगर किसी वस्तु का कीमत यानी कि प्राइस अगर 4% बढ़ जाता है जिससे उसका मांग यानी कि डिमांड 8% बढ़ जाता है तो उसकी मांग की लोच क्या होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम सबको पता है ना, जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखो, यानी परपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखो, और परसेंटेज या परफॉर्मेंस चेंज इन प्राइस उसको नीचे लिखो। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो 2 देखो ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर बात है। फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना है, अब सबको याद है ना भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए थे याद रखने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से याद रख के बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक सेकंड देना, हाँ ठीक है। देखो बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में, when the demand of a goods increases but there is no change in supply then the equilibrium price। यानी मार्केट में किसी गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, किसी गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो सामान बाजार में है उसका डिमांड, उसका जो कीमत है वो कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाजार में वो सामान शॉर्ट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, और हर किसी को वही सामान चाहिए, तो जिसके पास वो सामान है वो उसको महंगा करके बेचेगा। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए गुड्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाएगा, जैसे चाय और चीनी, शुगर एंड टी, ये एक साथ यूज में लाया जाएगा। बाकी ये दोनों मेरे लिए जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी कि हस्तानापन्न वस्तुएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग टू। ह्यूमन वेलफेयर के बारे में मार्शल ने कहा था, किसने कहा था? मार्शल। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, रॉबिन्सन ने कहा था प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, चुनाव का समस्या है। ठीक है, आगे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन द रिसोर्सेज, मतलब एक साथ काम करता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत का अर्थव्यवस्था भी जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोगों का भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां देखो एक टेबल हम लोगों को दिया गया है, एक टेबल है, और 5 इकाई तक यानी 5 यूनिट तक हमको जो है उसका टोटल रेवेन्यू बताना है। अब देखो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर हम लोग एक सामान बेचे तो 10 के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, 2 बेचे तो 8 हो गया, 3 बेचे तो 6 हो गया, 4 बेचे तो 4 हो गया, 5 बेचे तो 2 हो गया। जैसे जैसे बढ़ते गया मार्जिनल रेवेन्यू घटते गया। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ये बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू बताओ। तो बताओ, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला नहीं होता है एक साइमेंसन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का सम टोटल रेवेन्यू होता है। पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? सर बिल्कुल पढ़ाए थे आप। तो इस हिसाब से अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू लिखे तो 5 यूनिट तक बोल रहा है ना, तो 5 यूनिट तक का मार्जिनल रेवेन्यू जोड़ो ना, यानी इन सबको जोड़ो। तो देखो जोड़ेंगे तो 8 और 10 18,
18 और 8 20, 20 और 6 24, 24 और 4 30। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हो जाएगा 30। क्लियर है? क्लियर बात है? अब बाप रे, इसका ऑप्शन कहाँ चला गया? इसका ऑप्शन ही देने भूल गए हम, बाप रे। 30 होगा, हाँ बाबू लोग, 30 होगा। ठीक है, ऑप्शन देने भूल गए जी। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? हाउ मेनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डज द लॉ ऑफ वेरिएबल पर्सन एक्सप्लेन? 3। अब उत्पादन का 3 स्तर होता है, या तो उत्पादन घट रहा है, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, या तो उत्पादन डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा, या उल्टा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, फिर घटेगा, डिक्रीज होगा। या तो ये इस तरीके से चलेगा या तो ये इस तरीके से चलेगा 3 स्तर होगा। ठीक है। पूर्ति का नियमन को प्रदर्शित करता है। द लॉ ऑफ सप्लाई इज प्रेजेंटेड बाय, भाई फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का एस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइस, यानी कीमत को देख करके सप्लाई यानी पूर्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर। फॉर्मूला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये नहीं तो एक और फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। ये 2 फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का। तो मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट फॉर्मूला होगा। ठीक है। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन रखने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? व्हाट इज द कर्व कॉल्ड दैट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट? यानी 2 अलग अलग उत्पादन के बारे में बताएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समुत्पाद। क्या बोलते हैं? समुत्पाद, यानी आइसोक्वेट कर्व बोलते हैं, समुत्पाद बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व, ये जो है ना उदासीनता वक्र, ये 2 वस्तुओं के उपभोग को बताता है, 2 गुड्स के कंजम्पशन को बताता है। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? इसको शामिल किया जाता है पूछ रहा है ना। चलो देखते हैं। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, इसको शामिल नहीं करेंगे। मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर ऑफ पेमेंट नहीं करेंगे। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा था? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? हाँ ठीक है, पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय से हाँ कमीशन को जोड़ेंगे, कमीशन को जोड़ेंगे, पुराना गुड्स को नहीं जोड़ेंगे जो खरीद बेच रहे हैं, उससे जो कमीशन मिला उसको जोड़ेंगे। ठीक है, कमीशन को जोड़ेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स का कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार पे उस मुद्रा का मांग और पूर्ति बराबर है, यानी कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा तय होता है। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होगा वहां कीमत उसका तय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से जो है हम लोगों का सही है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री, सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। द सेंट्रल बैंक इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सही बात है। केंद्रीय बैंक नोट निर्गमित करता है। द सेंट्रल बैंक इशू नोट, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है, किनीशियंस विचारधारा के अंतर्गत आय का संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन सा है? अंडर किनीशियंस आइडियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम? तो इक्विलिब्रियम इनकम को जो है वो कहाँ पे दिखाया जाता है? तो दोनों में, जहाँ पे समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और सामूहिक पूर्ति यानी कि समग्र समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा। इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा। ठीक है, वहां दिखाया जाता, अभी नहीं पढ़े थे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहां होगा वो। बोला गया है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन द सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर फ्लो? तो देखो सी और आई ये 2 सेक्टर फ्लो है, जिसमें सी का मतलब होता है कंजम्पशन यानी परिवार, आई का मतलब है इंडस्ट्री मतलब उद्योग। CIG, सी का मतलब वही बोले कंजम्पशन यानी परिवार, आई मतलब इंडस्ट्री यानी फार्म और जी मतलब गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर है। ये होता है 4 सेक्टर, जहां सी का मतलब होता है हम लोगों का कंजम्पशन यानी उपभोग यानी परिवार, आई का मतलब इंडस्ट्री यानी फार्म, जी का मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार, और एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी विदेशी।
यानी हमारे देश का हम लोग भी रहेंगे, परिवार रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा, सरकार रहेगा और विदेश रहेगा। तो ये 4 सेक्टर फ्लो में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? व्हाट इज नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बोल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही उस देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। आर बोला तो ऑप्शन नंबर डी मान सकते हो आप, आर बोला तो ऑप्शन नंबर डी आप मार देना। साख गुणांक का फॉर्मूला है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, 29 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक साख का निर्माण नियंत्रण करती है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू, यानी क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? बैंक दर यानी कि बैंक रेट के द्वारा बिल्कुल करता है। खुले बाजार के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा बिल्कुल। सीआरआर के जरिए बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन सब जरिए से सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिया में जितने भी बैंक्स है उन सारे बैंक को केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे, नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नरसिम्हा कमेटी का रिलेशन जो है वो हम लोगों का बैंकिंग सुधार में है। नरसिम्हा कमेटी को 2 बार बैंकिंग सुधार का जिम्मा दिया गया था। एक कमीशन था ये, एक था हम लोगों का 1991 को दिया गया था और दूसरा इन लोगों को दिया गया था 1998 को, बैंकिंग सुधार का काम। भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द बैंकिंग एम्बिडिसमेंट अनाउंस्ड इन इंडिया। तो ये हुआ था 1995 को। कब हुआ था? 1995, 1995 को हुआ था ये। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे नेक्स्ट, निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है? व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हम लोगों का क्या है? तो आर बोला तो दोनों होगा। ठीक है, दोनों के द्वारा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। चलो जी, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, अगर एमपीसी 0.5 है तो के का वैल्यू बताओ। तो के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, चलो इसका आप लोग हमको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है के का फॉर्मूला हम लोगों का बोल रहा है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। सही है। बोल रहा है कि के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी एस, सेकेंड वाला गलत बोल दिया। इसके बाद थर्ड में बोल रहा है हम लोगों का के इज इक्वल टू 1/MPS, ये भी सही बोल रहा है। 36 में क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं यार, गजब है। ए भी सही है, बी ए भी सही है। क्या फॉर्मूला पूछ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, के का फॉर्मूला तो ठीक है ना, छोड़ो इसको। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक मारो। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, 3 नंबर को सही मारो। एक क्वेश्चन पूछेगा क्या, इनिशियल डिमांड इतना था तो इनकम में MPC 0.9 है, प्रारंभिक इतना है तो कुल आय में वृद्धि बताइए। देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझो। MPC दिया है हम लोगों का, MPC इज इक्वल टू 0.9 और आरंभिक निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज डेल्टा आई जो है वो 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो हमको बोल रहा है टोटल इनकम कितना होगा, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा ठीक है, चलो देखो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, अभी हम लोग जाने हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9 होगा। इसका मतलब है कि 1/0.1 हो गया। 0.1 हो गया का मतलब है जब इसको काटेंगे हम लोग तो 1 होगा, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा 1, तो यानी ये 10 आ गया। कितना आ गया? 10। क्या आया? के। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और यहाँ पे लगेगा कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस हिसाब से हमको निकालने बोला है डेल्टा वाई,
तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो के हम लोग का कितना आया 10 और डेल्टा वाई कितना आया हम लोगों का आया 100। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 करोड़ रुपया हम लोगों का आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में खामे है, तो 37 का 1000 करोड़ आएगा। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे आप लोगों को, बस उसमें अमाउंट अलग था। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर इमर्जिंग एक्सेस डिमांड? क्या ऐसे होगा जिससे एक्सेस डिमांड होगा? ये सब कारण है, सब कारण है, थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फिक्सल पॉलिसी? तो राजकोषीय नीति को दूर करने के लिए ये सब चीज को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ बजट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री? तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए घाटे का बजट, डिफिशिएंट बजट सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग 120 एमसीक्यू पढ़ लिए। अगर आपको इसका आंसर देखना है तो नीचे ये रहा आंसर की, अगर आपको देखना है तो आप आंसर की देख सकते हो, नहीं तो ऊपर तो हम टिक मारे हैं ना, यहाँ से आप उसके एमसीक्यू को देख सकते हो। तो बस बच्चा लोग, अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हो, 120 क्वेश्चन, और इससे पहले 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम और बताए थे 2 वीडियो में, और 150 एमसीक्यू का क्वेश्चन बताए थे, और ये 120, भाई इतना कर लो ना, बहुत एमसीक्यू है। ठीक है, इतना कर लेने से आपका काम चल जाएगा।